हेलो स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के टॉपिक में हमने नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टडी किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमें स्टडी करना है, मतलब हमने ये जो टॉपिक स्टडी किया था नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज नथिंग बट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ओके, अल्किल में से कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच का जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, इसका नेचर कैसा है ये हमने स्टडी किया था। ओके, और आपको पता है कि जितना बड़ा हाइड्रोजन का साइज़ होता है, जितना बड़ा हाइड्रोजन आइटम का साइज़ रहेगा उतना ज़्यादा वो बॉन्ड बड़ा रहेगा। ठीक है, और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें कम लगेगी। तो ये हमारा पॉइंट था। बट अच्छा, कुछ ये जो पॉइंट दिया है, इसमें जो पॉइंट दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज कि एग्जैक्ट इसमें क्या दिया हुआ। तो इस डिफरेंट सब पॉइंट को मिक्स नहीं करना है, इट्स डिफरेंट पॉइंट। देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड दैट इज RX आर कंसिडरेबली हायर दैन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्किन। उसकी कंपैरिजन अल्किन के साथ की। आपको पता है कि अल्किल हैलाइड दैट इज RX और अल्किन दैट इज RH, इसको कंपेयर किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, किसका, अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा है, हायर है दैन द RH। ठीक है, RH के कंपैरिजन में जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्किल हैलाइड का वो हायर है। अब ये क्यों हायर है, ड्यू टू द हायर पोलैरिटी ऑफ हैलाइड। ठीक है, ड्यू टू द हायर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज हाइड्रोजन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट कैरीज द पार्शियल नेगेटिव, सो इट इज कैरीज द पॉजिटिव। मतलब R में से, मतलब अल्किल ग्रुप में से जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये हाईली पोलर है। और हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज़्यादा है और कार्बन और हाइड्रोजन भी उसमें ऐड हो जाएंगे अल्किल ग्रुप में से, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा। तो हायर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास की वजह से इस अल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है। समझ में आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज हायर दैन द करस्पॉन्डिंग अल्किन से इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है। वाई, बिकॉज इट हैव अ हायर पोलैरिटी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा इसमें डेवलप होती है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है क्योंकि हाइड्रोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इट प्रोड्यूस द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन ऑफ द अल्किल ग्रुप एंड सो दैट इसकी पोलैरिटी इंक्रीज होती है। और हाइड्रोजन का मास तो वैसे भी ज़्यादा होता है, तो पूरे ग्रुप मॉलिक्यूल का ही मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, तो हायर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास की वजह से इस अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओके, एंड विद इन अल्किल हैलाइड फॉर अ गिवन अल्किल ग्रुप, अगर आपको अल्किल हैलाइड दिए है जिसमें अल्किल ग्रुप सेम रहेगा और उस हैलाइड ग्रुप अलग अलग रहेंगे, तो विद इन अल्किल हैलाइड फॉर अ गिवन अल्किल ग्रुप, जो आपको अल्किल ग्रुप दिया है सभी हाइड्रोजन के साथ सेम ही रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपको एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको पॉइंट क्या दिया है कि इसमें अल्किल ग्रुप जो है वो कैसे रहेंगे, सभी सेम रहेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन चेंज होते जाएंगे। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। जैसे जैसे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी उस अल्किल ग्रुप के लिए क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझ में आया। अल्किल ग्रुप मतलब R सब में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन चेंज होंगे। हाइड्रोजन 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, या फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आप ऐसा बोल सकते हो, वॉट आपको जैसे सीक्वेंस में लर्न करना है वैसे। ठीक है, तो अल्किल ग्रुप सेम रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो चेंज होंगे। तो इसमें ये कहा गया कि इस अल्किल ग्रुप के लिए अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें देखना है तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ द हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन आइटम का साइज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो अल्किल हैलाइड फॉर विद इन अल्किल हैलाइड फॉर अ गिवन अल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ गया।
हैलोजन का एटॉमिक मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हैलोजन। हैलोजन का साइज़ और मास बढ़ने की वजह से जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वैन डेर वाल्स फोर्सेस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। अगर हैलोजन का साइज़ बढ़ा, हैलोजन का मास बढ़ा, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो उनके बीच में होते हैं, मतलब हैलोजन के बीच में और आर के बीच में, वो उसका वैल्यू भी बढ़ती है और उसके वजह से उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। इस वैन डेर वाल्स फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। समझ में आया? तो आपको पॉइंट क्या समझ में आया कि अल्किल ग्रुप सेम रहेगा, देखिए हैलोजन ग्रुप अगर अलग अलग है तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हैलोजन बदलेंगे तो उनका एटॉमिक साइज़ भी बदलेगा। तो अगर हम ऑर्डर में कंसिडर करेंगे तो आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, आपको दिया है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब आप इसको इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हो, आपको इंक्रीजिंग का पॉइंट दिया तो आप इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हो। इंक्रीजिंग में लिखना है तो कैसे रहेगा? मतलब सबसे पहले छोटा आएगा आर एफ, फिर आर एफ सबसे छोटा, उसके बाद जिसका बड़ा है वो आर सी एल, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है वो आर बी आर, और सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट है आर आई का। ये कौन सा ऑर्डर है? इट्स अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे जैसे साइज़ बढ़ते जाएगा, आई का साइज़ सबसे, आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे बड़ा है। सॉरी, ये एफ है, लेट मी क्लियर फर्स्ट। ये आर आई है, आयोडीन आर एफ है, तो इसका साइज़ जो है वो छोटा है, ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर जैसे आगे जाएंगे तो सी एल का साइज़ बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फिर बी आर के पास जाएंगे तो उसका साइज़ बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और आर आई में से आर का साइज तो सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट आर आई का रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कौन सा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, मतलब कम कम होते जा रहा है, तो आर आई का सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, इसलिए वो पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में। थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा, आप कोई भी एक ध्यान में रखा तो भी चलेगा। ओके, आपको जो इजी लगेगा वो ऑर्डर ध्यान में रखो, बस ये याद रखना कि आर आई का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? सबसे ज़्यादा है, और आर एफ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। वाई? बिकॉज आयोडीन का साइज़ भी बड़ा है और आयोडीन का मास भी बड़ा है, मतलब आयोडीन इस हैलोजन एटम का साइज़ भी बड़ा है और मास भी बड़ा है, इसकी वजह से इसका जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो भी बड़ी है, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको वो देखो एग्जाम्पल दिया है उसी का, आपको अल्किल ग्रुप आर जो है वो सब में सेम दिया है, इसमें भी सी एच थ्री, इसमें भी सी एच थ्री, इसमें भी सी एच थ्री, इसमें भी मतलब सभी में आर कैसा है? सेम है, मतलब अल्किल ग्रुप सेम है, सभी में सी एच थ्री है, लेकिन सब में हैलोजन अलग अलग है, एक में फ्लोरीन, दूसरे में क्लोरीन, फिर बी आर और फिर आर। देखो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दी है आपको टेबल में। अब आयोडीन का फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसका साइज छोटा है, इसका मास छोटा है, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी कम ही रहेगा, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे हम मिथिल फ्लोराइड से मिथिल क्लोराइड, ये मिथिल ग्रुप है, ठीक है, मिथिल फ्लोराइड से मिथिल क्लोराइड में जाएंगे तो क्लोरीन का साइज़ बढ़ेगा, तो साइज़ बढ़ेगा, क्लोरीन का मास बढ़ेगा, उसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिर आगे जाएंगे मिथिल ब्रोमाइड के पास, तो ब्रोमीन का साइज़ बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर लास्ट में आयोडीन के पास जाएंगे तो आयोडीन का सबसे बड़ा साइज़ है, उसका मास सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा रहेगा वैन डेर वाल्स फोर्सेस का, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। नाउ ये हो गया आपके किसके लिए? सेम अल्किल ग्रुप है तो। नाउ वी आर गिवन द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द गिवन हैलोजन। अब गिवन हैलोजन मतलब क्या? वहाँ पे गिवन अल्किल ग्रुप था तो वहाँ पे अल्किल ग्रुप सेम था, हैलोजन अलग अलग थे, ठीक है, मतलब आर सेम था, और यहाँ पे गिवन हैलोजन है, मतलब हैलोजन सबका सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें क्या सेंटेंस दिया? फॉर द गिवन हैलोजन, दिए गए हैलोजन के लिए बॉइलिंग पॉइंट राइजेस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट राइज होता है, बढ़ते जाता है विथ इंक्रीजिंग कार्बन नंबर। अगर आपके कंपाउंड के हैलोजन तो सेम रहेगा, लेकिन कार्बन का नंबर अगर बढ़ते जा रहा है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते ही जाएगा। समझ में आया? मतलब जितनी बड़ी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और लेकिन हैलोजन सेम रहेगा। देखो एग्जाम्पल दिया है, पहले एक ही कार्बन है मिथिल क्लोराइड, तो उसका बॉइलिंग 248.8 है, फिर दो कार्बन हो गए, एक कार्बन बढ़ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 285.5 हो गया, फिर तीसरा भी कार्बन उसमें ऐड हो गया, CH3 CH2 CH2 CH, मतलब एक और एक कार्बन बढ़ गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया,
फिर से एक और एक कार्बन बढ़ गया तो उसका 350 हो गया। मतलब हैलोजन तो सेम ही है, गिवन हैलोजन कौन सा क्लोरीन है, बट सभी इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कार्बन की चेन बढ़ते जा रही है, नंबर ऑफ कार्बन 1 बाय 1 बढ़ते जा रहा है एक एक नंबर से, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये भी याद रखना है आपको। वहाँ पे अल्किल ग्रुप सेम थे लेकिन हैलोजन चेंज हो रहा था, तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हैलोजन मतलब वहाँ पे भी हैलो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही हुआ है क्योंकि हैलोजन अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे हैलोजन सेम है लेकिन कार्बन का नंबर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड पॉइंट। देखो वहाँ पे थर्ड पॉइंट वो भी इजी है। फॉर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड, हमारे पास क्या है, अल्किल हैलाइड है और वो भी आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड। आइसोमेरिक मतलब क्या होता है कि जिसमें हम एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, अब दो डिफरेंट फॉर्म्स कैसे बनेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम इसमें उतने नंबर ऑफ आइटम सभी के उसमें भी रहेंगे, बस ये है कि उसका स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेरिक, मतलब हाइड्रोजन भी उतने रहेंगे, कार्बन भी उतने रहेंगे, हाइड्रोजन भी दोनों में सेम सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बट उनका स्ट्रक्चर हम अलग अलग वे से ड्रॉ करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड। तो हमारे पास अगर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज द ब्रांचिंग एज अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग। मतलब एक स्ट्रक्चर में हम उसको स्ट्रेट दिखाएंगे सभी कार्बन और दूसरे स्ट्रक्चर में हम ब्रांचिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो ब्रांचिंग ज़्यादा अगर बढ़ी, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ये आपको क्लियर करना। ब्रांचिंग अगर इंक्रीज हो गई, ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है कब, ब्रांचिंग बढ़ने से। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग करोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट आपका कम रहेगा। वाई, एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेज ऑन ब्रांचिंग। मतलब अगर हम कार्बन की स्ट्रेट चेन अगर लिख रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया तो ज़्यादा रहेगा, अगर वही हमने इसको ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बड़ी चेन आप स्ट्रेट चेन ड्रॉ करोगे, मतलब जितनी ब्रांचिंग कम रहेगी उतना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और जितना ब्रांचिंग करोगे उतना सरफेस एरिया उसका कम रहेगा। तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस एज वेल एज वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया भी कम हो जाता है और उसका वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कम हो जाता है, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस अगर कम हो गए तो उस 100% उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर पूरे कार्बन अगर ब्रांचिंग में नहीं है, स्ट्रेट चेन में है, तो उसमें सरफेस एरिया बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा हुआ तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस बड़े होते हैं, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस बड़े रहे तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बड़ा होता है। सो लेट वी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। सो देखो आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें कितने कार्बन, हैलो अल्किन का एग्जाम्पल है, उसके साथ में बॉइलिंग पॉइंट दिया है। सभी में हैलोजन ग्रुप सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन जो है वो एक इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 1 2 3 4, इसमें भी 4। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हैलोजन सेम है, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर में सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है। दूसरे इसमें एक ब्रोमीन जो है वो ब्रांचिंग में गया है। तीसरे इसमें ब्रोमीन के साथ साथ एक कार्बन भी ब्रांचिंग में गया। तो आपका पॉइंट क्या है कि अगर स्ट्रेट चेन में पूरे कार्बन अगर है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा रहा तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस बड़े होते हैं, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस अगर बड़े रहे तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बड़ा ही होता है। इसलिए इन तीनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसमें एक ब्रांचिंग हो गया। अब ब्रांचिंग हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम हो गए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप कम हो गया। पहले 375 था तो कम होकर कितना हो गया, 364। और आगे जाएंगे तो उसमें तो दो ब्रांचेस है, तो ब्रांचिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया कम होगा। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट 100% कम होना। पहले 364 था तो एकदम कम हो गया, इट बिकम्स 346। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रांचिंग बढ़ी तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम ही रहेगा। जितना ज़्यादा वो स्ट्रेट चेन में रहेगा तो उतना उसका सरफेस एरिया बड़ा रहेगा, उतना उसका वैन डेर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा रहेगा। समझ में आया? तो ये वो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉलिबिलिटी। सो देखो सॉलिबिलिटी का पॉइंट देखते कि अल्किल हैलाइड की सॉलिबिलिटी का पॉइंट क्या है, सॉलिबिलिटी कैसे है उसकी। सो दो अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर।
आपको पता है कि अल्किल हैलाइड जो है वो कैसा है, मॉडरेटली पोलर, क्योंकि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, इसके वजह से उसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बट अल्किल हैलाइड जो है वो मॉडरेटली पोलर होता है एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और वो वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल। अल्किल हैलाइड मतलब RX जो है, ठीक है, अल्किल हैलाइड मतलब RX जो है वो कैसा होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर में कैसा है, वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है। अब वाई इट इज़ इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल क्यों है वाटर में, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है वो हमें देखना है, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। जब कभी आप कोई सब्सटेंस को वाटर में ऐड करते हो तो वो कब वाटर में डिज़ोल्व होगा, जब वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, मतलब सब्सटेंस के अंदर के एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन जब वाटर के साथ बॉन्ड बनाएंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, देन ओनली वो वहाँ पे सॉल्युबल हो सकते हैं। लेकिन अल्किल हैलाइड को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो अल्किल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं, ठीक है, इट इज़ इनेबल, उसकी इनेबिलिटी है कि अल्किल हैलाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसके वजह से वो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होता, मतलब वाटर में वो इनसॉल्युबल रहता है। समझ में आया, वाटर में सॉल्युबल होना मतलब वो सब्सटेंस जो है, उस सब्सटेंस के अंदर के एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ही वो सॉल्युबल होंगे, अदरवाइज वो सॉल्युबल होंगे नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। देन उसके बाद देखो आपको एक और पॉइंट दिया है कि अट्रैक्शन बिटवीन द अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर दैन द अट्रैक्शन बिटवीन द अल्किल हैलाइड, मतलब अगर अल्किल हैलाइड अगर मॉलिक्यूल है तो उनके बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन रहता है। लेकिन अगर वही हम अल्किल हैलाइड और वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मतलब एक ही इसमें अल्किल हैलाइड भी है वाटर, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग ही नहीं होता, इसके वजह से ना तो पर्टिकुलर टाइप के फोर्सेस का ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होते, इसकी वजह से उसका अट्रैक्शन कम रहता है, ठीक है। और अल्किल हैलाइड आर सॉल्युबल, अब इसके वजह से हम इस सारे पॉइंट की वजह से हमें ये पता चला कि जो अल्किल हैलाइड है वो कैसा होता है, अल्किल हैलाइड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अल्किल हैलाइड जो है वो सॉल्युबल होता है इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्किल हैलाइड जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में तो इनसॉल्युबल रहता है, बट अल्किल हैलाइड जो है वो सॉल्युबल होता है इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आया, इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल किस में होता है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अल्किल हैलाइड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द अरिल हैलाइड। अब अभी तक हमने RX के बारे में स्टडी किया, अब हम अरिल हैलाइड मतलब दैट कंटेन अ बेंजीन रिंग एंड अवर हैलोजन ग्रुप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ अरिल हैलाइड। तो अरिल हैलाइड जो है वो भी इंसॉल्युबल ही होता है वाटर में, जैसे अल्किल हैलाइड इंसॉल्युबल होता है वाटर में, वैसे ही अरिल हैलाइड भी वाटर में इंसॉल्युबल होता है एंड वो सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। समझ में आया, तो अरिल हैलाइड आर ऑल्सो इंसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इंसॉल्युबल होता है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सेम एज अल्किल हैलाइड जहाँ पे RX होता है, यहाँ पे बेंजीन और X है, इसको हम ARX से भी रिप्रेजेंट कर, AR स्टैंड फॉर एरोमेटिक रिंग एंड X ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ अरिल हैलाइड्स आर नॉट मॉडिफाइड, इफ़ अरिल हैलाइड आर नॉट मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फंक्शन ग्रुप, अगर कोई दूसरे फंक्शन ग्रुप से अगर वो मॉडिफाइड, मतलब हैलाइड ग्रुप तो है, बेंजीन रिंग भी है, एक हैलोजन ग्रुप भी है, बट उसके साथ अगर कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप अगर नहीं, मतलब दूसरे फंक्शन ग्रुप का प्रेजेंस नहीं है, उसके प्रेजेंस की वजह से वो मॉडिफाइड नहीं है, तो दे शो अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग अल्किल, उसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसी रहेगी, अल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी की जैसी रहेगी, मतलब उसमें हैलोजन रहेगा बेंजीन के साथ बट दूसरा ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो मॉडिफाइड नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी अल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी की जैसे ही रहेगी, ठीक है। द आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम आइसोमर की बात करेंगे तो आइसोमर आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब जैसे मैंने इसके पहले एग्जाम्पल दिया, ये आइसोमर्स एक दूसरे के, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है और एज वेल एज ब्रोमीन का नंबर भी सेम है, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी सेम कि अगर आइसोमेरिक डाइहैलोबेंजीन है, मतलब बेंजीन का नंबर, बेंजीन रिंग भी
उतनी ही रहेगी, 2 हैलोजन ग्रुप भी रहेंगे बट सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। तो अगर आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन अगर है तो हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो सबका सेम रहेगा। मतलब अगर हम डायहेलोबेंजीन के मतलब बेंजीन इन पे 2 हैलोजन ग्रुप रहेंगे, कोई भी सेम हैलोजन ग्रुप अगर रहते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम रहेगा, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस आइसोमर शो वेरिएशन, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब ऐसा क्यों रहेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उसको बता देती हूँ। देखो आपको क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल दिया है, डाइक्लोरोबेंजीन, दैट इज अ डाइहेलोजन बेंजीन, दैट इज कॉल्ड अ डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन ये भी है, ये भी डाइक्लो, ये भी डाइक्लो, लेकिन ये 1-2 पोजीशन पे है, इट इज़ ऑर्थो। ये 1-3 पोजीशन पे ये मेटा है, और ये 1-4 पोजीशन पे, इसलिए ये पैरा है। ठीक है, 1-2, 1-3 एंड 1-4। अब इसमें देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज सॉरी, अब यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट इनका सबका अलग है। आपको एग्जांपल में देखो बॉइलिंग पॉइंट दिया, सबका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नियर अबाउट थोड़े बहुत 1-2 नंबर से कम ज़्यादा है, बट उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं। इसमें 453, ये 446, ये 448 है, तो ज़्यादा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है, क्योंकि ये इसमें हैलोजन ग्रुप तो सेम ही है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, इसलिए थोड़ा बहुत उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा 1-2 पॉइंट से फ्लक्चुएट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट सेम है। ठीक है, डायहेलोजन बेंजीन में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और टोटली डिफरेंट है उसका। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ठीक है, अब ये क्यों है, क्योंकि ऑर्थो और ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ठीक है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है, लार्जर बॉइलिंग पॉइंट उसका, या फिर ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट है इसका। बॉइलिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है कैसा है, ग्रेटर है, इसका और इसका मतलब पैरा का एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। वाई इसके पीछे रीज़न दिया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर्स इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो और मेटा से पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि पैरा का जो स्ट्रक्चर था वो सिमेट्रिकल होता है, एक जैसा। अगर हमने इसको बीच में से कट कर दिया, मतलब इधर से भी कट कर दिया, तो 2 इक्वल पोर्शन हमें मिलेंगे, इसलिए वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, विच कैन ईजिली पैक क्लोजली इन क्रिस्टल। और जब उसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे, उसका क्रिस्टल लैटिस जब बनाएंगे, तो ये जो सारे जो पैरा स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से क्लोजली पैक हो जाएंगे एक दूसरे में। एक प्रॉपर फिक्स मॉलिक्यूल का क्रिस्टल वहाँ पे बनेगा, एक प्रॉपर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में जो रहेगा वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। मतलब जो हमने जो पैरा आइसोमर हमने कंसिडर किया है, वो पैरा आइसोमर एक दूसरे के टाइटली क्लोज पैकली अरेंज होंगे क्रिस्टल लैटिस में, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर रहेगा, एंड देयरफॉर ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट लैटिस एनर्जी। और उसका जब एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस बनेगा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो उस लैटिस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए हमें ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, और ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, मतलब उसको ब्रेक करना भी उतना आसान नहीं होगा, उसके लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि ये जो है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट तो नियर अबाउट सेम है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे डायहाइड्रोजन कंपाउंड में, तो ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। अगर हम इसके बीच में से कट करें तो इक्वल पार्ट बनेंगे, और सिमेट्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टल लैटिस में क्लोजली पैक स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और उसकी वजह से उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब क्रिस्टल लैटिस जो एनर्जी होती है उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होती है, मतलब उसको उस क्रिस्टल को अगर हमें ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसकी जो लैटिस एनर्जी है उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब जाके हम उस लैटिस एनर्जी को ओवरकम करके उस क्रिस्टल को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब उसके लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सो आई होप आपको ये सॉलिबिलिटी का पॉइंट समझ में आ गया। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम दिया है, तो आपको वो प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार और लुक कर लो, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।